जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और देखेंगे हम लोग इस क्लास में कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हम लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट होंगे और एग्ज़ाम में जो है पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जो है फैक्ट लेकर के हम इसमें चलेंगे और एक एक फैक्ट को अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल्ड कवर करेंगे ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी हो उस एग्ज़ाम में हमारे इस जो है वीडियो से क्वेश्चन फंस सके। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक अच्छा सा कोट पढ़ लेते हैं। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की। नहीं खाई ठोकरें सफर में मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सफर तय कर रहे हो मंजिल को पाने के लिए तो आपको उसमें जो भी आपके सफर में कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो आप अगर उन समस्याओं की अहमियत को नहीं समझोगे तो फिर आप सही या गलत की पहचान भी नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपको समस्याओं से घबराना जरा सा भी नहीं है, अपने काम पर फोकस करना है, अपने आप को कंसंट्रेट रखना है और हमेशा जो है अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। हमारे जो है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस के साथ आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या है करंट अफेयर के कुछ खास फैक्ट। फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दिया गया है 27 अक्टूबर को मनाई गई राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन की जयंती। 27 अक्टूबर 2022 को किस राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई है तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन जी की जो है जयंती के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर को जो है उनकी जयंती सेलिब्रेट की गई है। अब बात आती है किसकी, डॉक्टर के.आर. नारायणन जी की। तो के.आर. नारायणन जी जो हैं वो पूर्व क्या थे, राष्ट्रपति थे और इनकी ये 102वीं जयंती थी। 102वीं जयंती के जो है सेलिब्रेट किया गया है कब, 27 अक्टूबर को। ये क्या थे, राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के, ये भी आपको याद रखना है। 1997 से 2002 तक ये भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन 1992 से 97 के बीच में ये भारत के 9वें क्या रहे हैं, उपराष्ट्रपति के कार्य पर भी इन्होंने काम किया है। कहने का मतलब ये 9वें उपराष्ट्रपति थे लेकिन 10वें नंबर के ये क्या थे, राष्ट्रपति भी थे। 97 से लेकर के 2002 तक ये 10वें राष्ट्रपति रहते हैं, जबकि 92 से 97 तक ये उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। अच्छा, बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में जो है आपके राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे तो आपको याद होना चाहिए कौन हो जाएंगी, द्रौपदी मुर्मू जी। कौन हो जाएंगी, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो प्रेजेंट में क्या हैं, तो वो हो जाएंगी आपकी राष्ट्रपति। अगर मैं बात करता हूँ उपराष्ट्रपति की तो आपको उपराष्ट्रपति बताना है कौन हो जाएंगे, जगदीप धनखड़ जी जो है क्या हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 52 हो जाएगा, ये भी आपको याद रख लेना है। बोला गया है कि वह इस पद को संभालने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति
भी थे। कौन? डॉक्टर के.आर. नारायणन जी। डॉक्टर के.आर. नारायणन जी दलित समुदाय के क्या थे? पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभाला था। उन्होंने नेहरू प्रशासन में, यानी जब नेहरू जी का शासन था, तो भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सदस्य के रूप में भारत में अपना करियर शुरू किया था। किसने? डॉक्टर के.आर. नारायणन जी। तो इन्होंने क्या किया है? IFS का भी पद संभाला है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आपको पता है 3 अखिल सेवाएं होती हैं, एक IAS होती है, एक IPS होती है और एक IFS होता है। तो उसमें 3 अखिल सेवाओं में ही ये जो है भारतीय विदेश सेवा या फिर सॉरी ये विदेश सेवा है, तो ये क्या हो जाएगा? IFA मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस हो जाएगा। ठीक है, जो हमने अभी अखिल सेवाओं के बारे में बताया उसमें IFS का मतलब क्या हो जाएगा? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो नहीं याद रखना है, ये यहाँ पे दिया गया भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस हो जाएगा। तो इस जो है फैक्ट से आपको इतनी जानकारी याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2022 को मनाया 76वां इन्फेंट्री दिवस। ये इन्फेंट्री दिवस कौन से नंबर का है? तो आपको याद रखना है 76वें नंबर का इन्फेंट्री दिवस है। किसने सेलिब्रेट किया है? तो ये आपके किया है इंडियन आर्मी ने किया है। किसने किया है? इंडियन आर्मी ने जो है ये काम कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आर्मी जो थल सेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 15 जनवरी को जो है ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। तो भारतीय सेना ने क्या किया है? 76वां इन्फेंट्री दिवस सेलिब्रेट किया है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इन्फेंट्री दिवस कौन से नंबर का है जिसको अभी हाल फिलहाल में सेलिब्रेट किया गया है? तो 76वें नंबर का है। अब बात आती है इन्फेंट्री दिवस उस दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जब भारतीय पैदल सेना ने सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के नेतृत्व में 1947 ईस्वी में जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। यानी कि इन्फेंट्री दिवस सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इन्फेंट्री दिवस जो है सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 ईस्वी में जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। किसने? भारतीय सेना, और वो भी भारतीय पैदल सेना थी जिसने क्या किया था? सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो उसी दिन की याद में जो है इन्फेंट्री दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब जो है 2022 में ये कौन से नंबर का हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 76वें नंबर का हो जाएगा। 2022 के इन्फेंट्री दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक पुष्पांजलि समारोह भी आयोजित किया गया है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें जो आपको याद रखना है करंट के हिसाब से, वो याद रखना ये कि इन्फेंट्री दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 अक्टूबर को। इस बार कौन सा था? 76वां था, ये आपको याद रखना है। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ऐसे ही आपको एक और दिवस याद रख लेना है, जैसे होता है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप बोलोगे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नौसेना दिवस। क्या हो जाएगा? नौ सेना दिवस हो जाएगा। जबकि एक आता है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप बोलोगे ये हो जाता है वायु सेना दिवस। तो ये तीनों याद रखना है। थल सेना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी को। 4 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नौसेना दिवस। जबकि 8 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वायु सेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आपको दे रखा है बीसीसीआई। बीसीसीआई का मतलब क्या हुआ? बीसीसीआई यानी कि बीसीसीआई का क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप लोग बताएंगे। ये क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, या आप ऐसे बोल सकते हो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने की भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा। बीसीसीआई ने एक घोषणा कर दी है कि अब जो भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, और जो महिला क्रिकेटर हैं उनको समान वेतन का प्रावधान किया जाए। बीसीसीआई ने एक ऐतिहासिक फैसले में टीम इंडिया के सभी केंद्रीय अनुबंधित पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा कर दी है। यानी अब पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर दोनों को समान वेतन मिलेगा। वर्तमान प्रणाली के अनुसार महिला टीम को पुरुष टीम के समान प्रति टेस्ट मैच में 15 लाख रुपए और प्रति वनडे में 6 लाख रुपए और प्रति टी20 में 3 लाख रुपए की मैच फीस मिलेगी। पुरुष टीम के समान ही अब क्या होगा, महिला टीम को भी जो है टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, वनडे में 6 लाख रुपए और टी20 में 3 लाख रुपए की मैच फीस मिलने वाली है। भारतीय महिला टीम ने हाल ही में 2022 में बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, उन खेलों में क्रिकेट में भारत का पहला पदक भी जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है बर्मिंघम में हुआ था, जिसमें भारत जो है क्रिकेट में क्या किया गया था, भारत का पहला पदक जो है जीता गया था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रमंडल में पहला पदक जो है क्रिकेट में जीता गया, कहाँ पर हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि बीसीसीआई क्या होता है। जैसे दिया बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, मैंने अभी बोला था क्या होता है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में क्रिकेट के लिए एक शासी निकाय होता है। ये एक तरीके से क्या करता है, क्रिकेट भारत में जो भी क्रिकेट होते हैं उन पर जो है शासन करने वाला एक निकाय होता है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि इसका जो मुख्यालय है किसका, बीसीसीआई का, इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो आप बताओगे मुंबई में के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट सेंटर में जो है स्थित है। ये दुनिया में क्रिकेट का सबसे अमीर जो है शासी निकाय भी माना जाता है। यानी दुनिया में जितने भी सारे निकाय हैं उन सभी निकायों में बीसीसीआई क्या माना जाता है, सबसे अमीर माना जाता है। बीसीसीआई राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम, राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम और राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का प्रबंधन करता है। यानी जो भी पुरुष क्रिकेट टीम होती है और जो महिला क्रिकेट टीम होती है और राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम, इन सभी का प्रबंधन करने का काम कौन करता है, बीसीसीआई करता है। अगर बात करते हैं बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी हाल फिलहाल में 2-4-6 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे, जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है रोजर बिन्नी जी। रोजर बिन्नी जी जो हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, किसके, बीसीसीआई के। अच्छा, इसके जो उपाध्यक्ष के बारे में हमने बताया था वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। उपाध्यक्ष भी हमने बताया था, आप लोगों को बताएंगे कि कौन हो जाएंगे बीसीसीआई के। कुछ जो है अमित शाह से नाम मिलता जुलता उनका देखने को मिलेगा, तो आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए दिया ओजोन छिद्र 2022 में भी कम हुआ।
कहने का मतलब ये है जो ओजोन छिद्र है वो क्या हो गया है, वो कम होता जा रहा है। ये किसने घोषणा करी है, नासा ने कर दी है घोषणा। नेशनल एजेंसी फॉर जो है सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, इसका मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसमें ये क्या बोला गया है कि इसने क्या किया है, ये बता दिया है कि ओजोन छिद्र 2022 में भी कम हुआ है। ये जो है पूरे विश्व के लिए ये एक तरीके से बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि ओजोन छिद्र क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अच्छा, ओजोन छिद्र कम हो रहा है, ध्यान देना, अभी मैं इसके बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा। नासा के अनुसार अंटार्कटिक ओजोन परत का क्षेत्र 7 सितंबर से 13 अक्टूबर 2020 के बीच इतने मिलियन वर्ग किलोमीटर के औसत क्षेत्र तक पहुंच गया है। दक्षिणी ध्रुव के ऊपर बनने वाला ओजोन परत का क्षीण क्षेत्र 2021 से थोड़ा छोटा था। ओजोन परत है कहाँ, तो आपको याद रखना ये समताप मंडल में है, जो पृथ्वी को क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी किरणों से क्या करता है, बचाता है। कौन, ओजोन परत। हर बार सितंबर में दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पतली हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप ओजोन छिद्र भी बन जाता है। तो कहने का मतलब इतना है कि ओजोन छिद्र क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अच्छा, अगर ओजोन छिद्र कम होगा तो इसका मतलब परत क्या हो पाएगी, पूरी तरीके से भर पाएगी। और जब परत पूर्णतया सही होगी तो उस पे जो भी प्रकाश पड़ेगा वो प्रकाश में जो भी पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको वो ऑब्जॉर्ब भी कर लेगा और पृथ्वी तक आने से उसको रोक लेगी। तो इस तरीके से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को जो है अल्ट्रा वायलेट से यानी पराबैंगनी किरणों से होने वाले नुकसानों से बचाया जा सकता है। कौन से मंडल में है, समताप मंडल में है। इसमें कौन सी जो है किरणों को एब्जॉर्ब किया जाता है, यूवी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें, या फिर आप बोल सकते हो पराबैंगनी किरणें। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि 6 नवंबर से शुरू होगी संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक। क्या बोला जा रहा है कि जो 6 नवंबर से क्या शुरू होने जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र जो है 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक का आयोजन करेगी। संयुक्त राष्ट्र की 27वीं नंबर की है ये बैठक। कौन, जलवायु परिवर्तन बैठक। COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी पार्टियों का सम्मेलन 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित की जाएगी। यानी जो COP27 है ये कहाँ पर होगा, मिस्र के शर्म अल शेख में जो है इसका आयोजन किया जाता है। ये शर्म अल शेख कहाँ पड़ेगा, मिस्र में पड़ेगा, जहाँ पर COP27 का जो है आयोजन किया जाएगा। और वहीं पर ये जलवायु परिवर्तन बैठक जो है 27वें नंबर की होने वाली है। अब 27 COP27 और ये 27वीं आप चाहे जैसे भी याद कर सकते हो। COP27 का आयोजन कहाँ होगा, मिस्र के शर्म अल शेख में होगा। अब 27 है तो इसका मतलब ये 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक हो जाएगी। अफ्रीका में 5वीं बार किसी जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है, ये भी आपको याद रख लेना है। COP27 में 3 मुख्य क्षेत्र पर केंद्रित किया जाएगा। 3 जो भी मुख्य पॉइंट होंगे उन पर इस पे ध्यान दिया जाएगा, जिसमें उत्सर्जन को क्या करना होगा, कम करना होगा, देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करना
और तकनीकी सहायता प्रदान करना और जो भी विकासशील देश हैं उनके लिए धन प्राप्त करने में मदद करना, ये सारी चीजें जो है COP27 का मुख्य केंद्र रहने वाले हैं कि किस तरीके से जो है उत्सर्जन को कम किया जा सके, देशों में जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे निपटा जा सके, जो भी तकनीकी सहायता है उनको प्रदान की जाए और विकासशील देशों के लिए धन को क्या करना है, प्राप्त करना है। ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखते हुए इसका बैठक कहाँ की जाएगी, मिस्र के शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये कुछ पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। सीसीआई की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं, संगीता वर्मा जी। संगीता वर्मा जी जो है सीसीआई की क्या बन गई हैं, ये जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बन गई हैं। ये भी आपको याद रखना सीसीआई के। उसके बाद एना में ओंग बनी अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी, यानी पहली एशियाई अमेरिकी कौन बन गई हैं, एना में ओंग। ये पूरा नाम आप याद रखिएगा, एना में ओंग। ये क्या है, अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली जो है पहली एशियाई महिला भी है। और सीसीआई की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, संगीता वर्मा जी हैं। ये मैंने न्यूज आप लोगों को पढ़ा रखी कि इंटरपोल महासभा की मेजबानी कहाँ होगी, वियना में होगी। वियना कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रिया में। अच्छा आप लोग बताइएगा, मैंने पिछले वीडियो में इसका बताया था, ये कौन से नंबर की होगी, क्या ये 90 नंबर की थी या 91। बस इतना आपको बताना है कि ये कौन से नंबर का हो जाएगा। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने युवराज सिंह। यानी अब क्या किया जाएगा, जो है नेत्र जो भी हीन है उनको T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिया गया है, युवराज सिंह को। ये मैंने आपको कल डिटेल से पढ़ाया था कि BSE ने यानी कि जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसमें मैं केवल करंट अफेयर ही नहीं करूंगा, जो भी मेन फैक्ट है मैं उन पे डिस्कस करूंगा, ताकि जो है एग्जाम में जीके जीएस करंट अफेयर से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको कवर किया जा सके और अच्छे मार्क्स जो है पाए जा सके, ताकि जो है सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो महत्वपूर्ण कुछ नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां, जैसे पहले आपको दे रखा है गंगा नदी। अब गंगा नदी की अगर मैं बात करता हूँ तो गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो इसलिए आप इनको जरूर कल याद कर लीजिएगा, एक जगह पे नोट कर लेना और सबको याद। गंगा नदी की सहायक कौन सी हो गई, एक हो गई गोमती, एक हो गई घग्घर नदी, एक हो जाएगी गंडक, एक हो जाएगी कोसी। कोसी भी पेट में एग्जाम आया था कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना इसे बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा, यमुना, सोन, दामोदर, रामगंगा, ये सभी की सभी कौन सी हो जाती हैं, गंगा नदी की सहायक नदी हो जाती है। वैसे गोमती का क्या नाम हो गया, गोमल भी इसको बोल सकते हैं। गंडक को सदा नीरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। तो गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन सी हो गई, गोमती हो गई, घग्घर हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई, यमुना, सोन, दामोदर, रामगंगा। इनमें सबसे लंबी जो है सहायक नदी कौन सी हो जाएगी गंगा की, तो आपको याद रखना है यमुना हो जाएगी। उसके बाद आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो ये 5 आपको नदियां दिख रही होंगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये 5 नदियां हैं। इन्हीं को जो है ये जब पंजाब में मिलती हैं तो इनको पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। यानी पंजाब में 5 नदियों के समूह को ही जो है पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ऐसे याद रख लो, झक्कर बस से,
किससे याद रखोगे? झकर, झकर बस। ठीक है, क्या याद रखोगे? झकर बस से याद रखोगे। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ, झक्कर बस, देखिए ये तो क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ सी है, सी से क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे चेनाब हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा? चेनाब हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा? रावी हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा? ब्यास हो जाएगा। और एस से क्या हो जाएगा? सतलुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतलुज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 नदियां याद रखना है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम को किस नाम से जाना जाता है? बितस्ता के नाम से जाना जाता है। ये जो है ऋग्वैदिक नाम है। चेनाब को अस्कनी कहा जाता है, रावी को परुष्णी, ब्यास को विपाशा और सतलुज को सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये इसी तरीके से झेलम की कौन कौन सी जो है सहायक नदियां हो जाएंगी? एक किशन गंगा और एक नीलम। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आ जाता है यमुना। यमुना की नदी कौन सी सहायक हो जाती? चंबल, सिंध, केन, बेतवा। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस और शारदा, ये जो है यमुना की सहायक नदियां हो जाते हैं। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस, शारदा, ये यमुना की। महानदी की अगर मैं बात करता हूँ तो शिवनाथ हो गया, हसदेव हो गया, जोंक हो गया, मांड हो गया, ओंग और तेल, ये जो है इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। महानदी की कौन कौन सी हो जाएंगे? शिवनाथ, हसदेव, जोंक, मांड, ओंग और तेल। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही अब उल्टी सीधी नदियां पूछता है जो आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होता है और उसी में लगता है कि ये कौन सी नदी हो गई। तो आपको ये याद रखना, यही तेल, ओंग, मांड, जोंक वगैरह। ताप्ती, ताप्ती की सहायक नदियां कौन सी? पूर्णा हो गई, गिरना हो गई, पंजारा हो गया, बोरी हो गया, अनेर हो गया। ये सब ताप्ती नदियों की क्या है? ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। पूर्णा, गिरना, पंजारा, बोरी, अनेर। जबकि अगर मैं कावेरी की बात करता हूँ तो कावेरी की सहायक नदी में कौन आ जाएगा? जैसे कावेरी आ गया, हेमावती आ गया, सिमसा आ गया, अर्कावती आ गया, लक्ष्मण तीर्थ हो गया, नोयल हो गया, अमरावती हो गया। ये कावेरी की सहायक नदियां हो जाएंगी। तो जिसमें से आपको काबिनी भूलना ही नहीं है। काबिनी, हेमावती और अमरावती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कावेरी की सहायक नदियां हो जाएंगी, काबिनी, हेमावती और अमरावती। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कुछ पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ये पुस्तकें भी याद रखोगे। जैसे महात्मा गांधी जी की कौन 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 सी पुस्तकें या पत्रिकाएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे युवा भारत किसकी है? महात्मा गांधी जी की। हरिजन पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी जी की। नव जीवन, ये भी हो जाएगा। और हिंदू स्वराज्य, ये भी किसकी है? इन्हीं की, महात्मा गांधी जी की है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि क्या हो जाएगा? आपको ये भी याद रख लेना है। यानी युवा भारत, हरिजन, नवजीवन। युवा भारत, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी जी के हो जाएंगे। उसके बाद बात आती बाल गंगाधर तिलक जी की। तो इन्होंने क्या किया था? केसरी, मराठा और गीता रहस्य। केसरी, मराठा और जो है गीता रहस्य, ये इनकी हो जाती हैं। बाल गंगाधर तिलक को जो है क्या कहा जाता है? पंजाब का केसरी भी किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। तो केसरी, मराठा और गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक जी की हो जाएंगी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इनकी एक पुस्तक हो जाती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है।
और एक क्या हो जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर दिया गया विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो विश्व इतिहास की झलक भी इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक हो जाती है। और एक है मेरी कहानी। तो ये भी आपको याद रखना है। बात आती है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की। तो अल हिलाल भी किसकी है, अबुल कलाम जी की है। और भारत की जीत आजादी, भारत की जीत आजादी, ये भी किसकी हो जाती है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, एंड में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप लोग जो है ऐसे ही वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और जो भी वीडियो में आपको लगे कि जो है कमी है, आप लोग कमेंट करके बताया करें, ताकि और किस टॉपिक पे जो है ये मेन फैक्ट मैं लेके आया करूं, आप बता दिया करिए, मैं वही फैक्ट जो है इस पे लेकर के आया करूंगा। अब करंट अफेयर के साथ साथ हमको जीके जीएस को भी सॉल्व करते जाना है। धीरे धीरे मैं अपने आप में इम्प्रूव कर लूंगा और क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा ज्यादा मतलब बढ़ा दूंगा, जो भी डिटेल से पूरी तरीके से करने का प्रयास करूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर सकते हैं। और जो भी जिनकी भी ये लायक वीडियो हो, आप वहां तक इनको इसको शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।